कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वालिटी के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल तभी मानी जाएगी जो आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी है। ये सर थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, अच्छा कंटेंडर है पेपर में सवाल बनाने वाला, और बड़ा मजेदार टॉपिक है, मतलब बोरियत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अच्छी तरह से इसे समझेंगे। अब जैसे आपको पता ही है कि हर बंदा कहता है यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज नहीं अच्छी है, तो बिजनेसेस ट्राई करते हैं कि वो अपनी क्वालिटी सुधारें। अब क्वालिटी सुधारने में भी खर्चा होता है, मतलब देर इज अ कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, मतलब जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका कस्टमर चाहता है वैसा ही बने, उसके बाद कंफर्म करें आप, उसमें भी खर्चा है। अगर वो खर्चा आपने ना किया तो नॉन कन्फर्मेंस, मतलब जो नहीं बन पाया सही, रिटर्न्स आएंगी, रिजेक्शंस आएंगी, वो उससे भी बड़ा खर्चा हो सकता है। तो ये दोनों चीजों को कवर किया गया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में, क्वालिटी मेंटेन करने के खर्चे को भी, और क्वालिटी जो ना मेंटेन कर पाए तो उससे होने वाले खर्चे को भी। बहुत अच्छी डिस्कशन है, आराम से सुने सारा। कहते कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हैज बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स। क्वालिटी इज कंसर्न्ड विद कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा कहा वैसा प्रोडक्ट दिया। अगर कहा कि ये फंक्शंस हैं, जैसे मोबाइल फोन है, तो आपने कहा जी इसके स्पीकर का सराउंड साउंड है, ज़्यादा आवाज़ आएगी नॉर्मल वाले से, तो बाद में आवाज़ उतनी भी नहीं आ रही जितनी नॉर्मल में आ रही है, तो इट इज़ नॉट कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन। कैमरा है, पेपर है, हर चीज़ में क्वालिटी की बात है, जो आपने बोला वो डिलीवर करना है। क्वालिटी इज कंसर्न्ड विद कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट वो मेट कर रहा है। अबिलिटी टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की जो उम्मीद थी आपसे वो आपने पूरी की। एंड वैल्यू फॉर मनी, VFM जिसे कहते हैं, कि अगर आप बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं जी बना दिया है, और प्राइस होता बहुत ज्यादा ऊपर रख लिया है, तो VFM एनालिसिस करके कस्टमर शायद उसे फिर भी अच्छा ना माने। ओके जी, प्राइसिंग इज टू हाई, प्राइसिंग इज टू हाई। Recognizing the importance of cost of quality is important in terms of continuous improvement process। कहता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को समझना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल या नॉन कन्फर्मेंस, ये दो चीजें यूज करनी है आपने। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को ना दो हिस्सों में बांटना, मैं अभी आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। एक तो कन्फर्मेंस या नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। एक हिस्सा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कंफर्म करना, जिसके अंदर हम प्रिवेंशन मेजर्स लेंगे, देन उसके बाद अप्रेज करेंगे, चेक करेंगे, और अगर हम ना कर पाए तो देन देयर विल बी स्क्रैप, डैमेजेस, रिटर्न, वो नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट है। तो इधर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को आप ऐसे क्लासीफाई करें, कन्फर्मेंस कॉस्ट, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट, या आप एक और क्लासिफिकेशन भी दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में यही प्रिवेंशन मेजर्स, अप्रेजल्स, इंस्पेक्शंस, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, स्क्रैप, डैमेजेस, रिटर्न्स, ये कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल है। मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो सब पार्ट होने ही होने हैं। एक क्लासिफिकेशन कन्फर्मेंस नॉन कन्फर्मेंस, दूसरी क्लासिफिकेशन कंट्रोल, फेलियर ऑफ कंट्रोल। इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ COQ, COQ इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बेटा। इट इज द समेशन ऑफ, अब वो बता रहा है कि इसमें क्या क्या आएगा, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, एंड कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू द अकरेंस ऑफ दीज डिफेक्ट्स। कहते हैं जी इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन डिफेक्ट, इसे हम कन्फर्मेंस कॉस्ट कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहेंगे। फिर अगर आप नहीं कर पाए सही से, देन देयर विल बी अ कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स। देन उसके बाद कई व्यूज दिए गए हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी, जो किसी ना किसी केस स्टडी में कोई मैनेजर जिस तरह स्टोरी रख देता, आपने देखा ही है पिछले इसमें, वहां काम आ सकते हैं कि क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या क्या अलग अलग धारणाएं हैं, सोच क्या क्या है लोगों की। इन पास्ट इट वाज अज्यूम्ड इंक्रीज क्वालिटी इज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज कॉस्ट। क्या तब पहले ऐसे माना जाता था कि जो क्वालिटी ज्यादा हाई है तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी वो क्वालिटी देने की, हायर क्वालिटी मीन्स हायर कॉस्ट। बिल्कुल ये हमारे एज ए कंज्यूमर हमारे माइंड में अभी भी होता है कि जहाँ चार्जेस, फीस या सेलिंग प्राइस ज्यादा है वहाँ क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, और 90% इसमें धोखा होता है बाद में। ये सामान को एक, कई लोग होते हैं बहुत अच्छे प्रेजेंटर, दिखावा ऐसा दे देते हैं आपको
कि जो ये पैसा लिया जा रहा है इसमें बहुत बढ़िया चीज कोई आपको मिलने वाली है, जबकि वाकई में ऐसा नहीं होता। Today view of quality cost among practitioners seems to fall into three categories. कहता आज के जो व्यू हैं वो इन तीन कैटेगरीज में हो सकते हैं, और इन लोगों की जो विचारधारा है क्वालिटी के रिगार्डिंग वो इन तीन हिस्सों में जा सकती है, किसी एक हिस्से का पार्ट आप भी हो सकते हैं। फर्स्ट इज हायर क्वालिटी मींस हायर कॉस्ट, तो वो तो पुराने वाला ही है। Quality attributes such as performance and feature cost more in terms of labor, material, design, and other costly resources. Additional benefits which are gained from improved quality do not compensate for the additional expenses. कहता है जो क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस, ये सब अगर अच्छा है तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ लेबर, मटेरियल, ये सब। अब जो एडिशनल बेनिफिट्स आएगा बिजनेस को इम्प्रूव्ड क्वालिटी से, वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा एडिशनल एक्सपेंसेस को। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो ज़्यादा कॉस्ट भी आपको इंकर करनी पड़नी है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, 2 मिनट कंज्यूमर को रहने दें, क्वालिटी अच्छी देनी है, आपने मटेरियल बेटर यूज़ किया, लेबर बेटर यूज़ की, डिज़ाइनिंग इतनी बढ़िया की, पर सर हो सकता है कि इस क्वालिटी को जिस तरह मेक ओवर कर दिया आपने ना प्रोडक्ट का, अब इस क्वालिटी को आपने कस्टमर को दे तो दिया, पर वो प्राइस इतना एडिशनल दे ही ना। तो वो कहने का मतलब वो मान रहा है कि ज़्यादा क्वालिटी देने के चक्कर में कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमें एंड में बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। आगे कहता है रिजल्टिंग सेविंग्स आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी। फिर ये भी एक विचारधारा है कि जो क्वालिटी इंप्रूव करने में खर्चा होगा, सेविंग उससे बेहतर होगी। क्योंकि सर देखो, अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो वी कैन अवॉइड द स्क्रैप, डैमेजेस, रीवर्क्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो अगर इम्प्रूवमेंट में थोड़ा खर्चा बढ़ा और मेरी सेविंग्स इस बढ़ते हुए खर्चे से ज़्यादा है, अब कस्टमर चाहे मुझे ज़्यादा पैसे ना भी दे, तभी मेरा मार्जिन तो सुधर सकता है, और मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर होने से मेरे को ज़्यादा अच्छा मार्केट शेयर भी मिल सकता है। ये वाला व्यू काफ़ी सही है। डेमिंग जो है, जिस तरह पिछले चैप्टर में पोर्टर बाबा बैठे थे, ये बाबा इस चैप्टर में आने वाले आगे, प्रमोटेड दिस व्यू विच इज स्टिल वाइडली एक्सेप्टेड इन जापान। जापान वाले इन्हें काफ़ी मानते हैं। Result, the saving result from less rework, scrap and other direct expense related to defects. तो ये कह रहे हैं ना, ऐसा कस्टमर की जेब पे ही आप हाथ क्यों डाल रहे हैं? जब आप क्वालिटी बढ़ाएंगे या सुधारेंगे तो आपके कई तरह के खर्चे बचने वाले हैं। रीवर्क कम होगा, स्क्रैप कम होगा, उससे भी तो पैसा बचेगा। Japanese firm made the continuous improvement using this philosophy, और जापान में कहता है जी ये चीज़ काफ़ी चलती रही है। अब कहता है क्वालिटी कॉस्ट आर दोज incurred in the excess of those that would have been incurred if the product was built or service performed exactly right the first time. देखिए क्या लिखा है, क्वालिटी कॉस्ट आर दोज incurred in excess of those that would have been incurred if the product was built and service performed exactly right the first time. अब इसको थोड़ा पढ़ के देखते हैं। कहता है दिस व्यू इज हेल्ड बाय द एडहेरेंट्स ऑफ टीक्यूएम फिलॉसफी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को जो मानते हैं वो ये व्यू मानते हैं। Here, not only the direct costs are included, but also those resulting from loss of customer, loss in market share, many hidden costs, foregone opportunities not identified. कहता है जो क्वालिटी की कॉस्ट है वो उससे ज्यादा होती हैं, आर दोज इनकर्ड इन एक्सेस ऑफ दोज दैट वुड हैव बीन इनकर्ड इफ द प्रोडक्ट और सर्विस वाज परफॉर्म्ड राइट टाइम। जैसे आप प्रिवेंशन, डिटेक्शन, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन चीजों में बिलीव नहीं करते, आप अपने तरीके से काम करते जा रहे हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है, सीओ क्यू जो है, उसमें दो खर्चे हैं ना। एक हिस्सा है गुड क्वालिटी बनाए रखने वाला, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग दी क्वालिटी है, और जो ना कर पाए तो ये बैड क्वालिटी से जो खर्चे होते हैं। अगर आप इस पे थोड़ा सा बजट लगा दो, इस पे थोड़ा सा बजट लगाओ, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आप इस पे नहीं पैसा खर्च के राजी, मतलब कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं करते, तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। इट विल बी इन एक्सेस ऑफ व्हाट वुड हैव बीन अगर प्रोडक्ट पहली बार में ही ठीक बन जाता। पहली बार में ठीक बनाना है तो इधर ध्यान देना पड़ेगा, वो ये कह रहा है।
बाकी टीक्यूएम फिलोसफी वाले तो नीचे ये भी कह रहे हैं, हम तो इस सब में सिर्फ जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसे ही नहीं, ऐसे खर्चे भी लेके चलेंगे। लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस इन मार्केट शेयर। सर देखिए, ये तो अब ऐसा है ना कि अगर आपने शुरू शुरू पे क्वालिटी में ध्यान नहीं दिया और कस्टमर्स में बात फैल गई कि इस ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस बेकार है, लो क्वालिटी है, तो सर एक बहुत बड़ा कस्टमर का ग्रुप कभी भी आप तक आएगा ही नहीं, चाहे फिर बाद में आप सुधर भी लो। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जोड़ा थर्ड व्यू है काफी स्ट्रांग है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट टू क्वालिटी पे आते हैं, क्योंकि जिनके बारे में हम काफी बार बात कर लिए, कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। तो ये सब किया किसने, ये कौन से बाबा थे जिन्होंने प्रकाश डाला? आओ जी इनके पास चलें। मिस्टर फिलिप बी क्रॉसबी इन हिज बुक क्वालिटी इज फ्री, बाबा ने कहा क्वालिटी इज फ्री, ये किताब है, रेफर टू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। उन्होंने सीओ क्यू को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस, मतलब जो कहा है वैसा बना के देंगे। प्राइस ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ना बना पाए तो क्या होगा। दीज टू कैन बी बाइफ्रिकेटेड। अब कन्फर्मेंस में आती है प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट, मतलब कि प्रोडक्ट को तैयार हमने ऐसा करना है कि वही चीज बने जो हमने प्रॉमिस की है, इसमें हमें प्रिवेंशन और अप्रेजल का खर्चा करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट ना बन पाया जैसा बनना चाहिए था, नॉन कन्फर्मेंस रही, देन देयर विल बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। COQ इज ऑफन रेफर्ड एज PAF, इसे PAF भी कहते हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल। प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर मॉडल। इन अदर वर्ड्स, द प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। जो प्राइस ऑफ कन्फर्मेंस है, मतलब प्राइस की जगह जो कॉस्ट वर्ड यूज कर ले, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस को ही कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को कह दिया जाता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो ये रही हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, विच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, थम्स अप। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, थम डाउन। देख रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ बताया प्रिवेंशन कॉस्ट, मतलब नुकसान होने से बचा लिया जाएगा। अप्रेजल कॉस्ट, चेक कराया जाएगा। सर अप्रेजल तो आप लोगों का भी होता है जब आप जॉब में जाते हैं, जैसे अभी तो आर्टिकलशिप पे, कल को कभी जॉब भी स्टार्ट होनी है, सबको पता ही है, तो साल के एंड पे अप्रेजल होता है। तो बंदा बड़ा उस वक्त टेंशन में होता है, यार मैनेजर मेरा अप्रेजल सही भेज दे, क्योंकि आपके मैनेजर ने एक रिपोर्ट भेजनी होती है आपकी कि भाई आपकी परफॉर्मेंस साल भर में कैसी रही, कि जो बेंचमार्क सेट किए गए थे, जिन प्रोजेक्ट्स का आपको इंचार्ज बनाया गया था, जो काम आपको दिए गए थे, क्या वो आपने सही ढंग से किए, सही टाइम पे किए। अप्रेज कर रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस को। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के अंदर ही आता है जी अप्रेजल कॉस्ट। देन अगर आपकी पुअर क्वालिटी रही तो उसमें इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, दो तरह के खर्चे होंगे। देन जी बढ़ते हैं, इनको और खंगालते हैं कि प्रिवेंशन क्या है, अप्रेजल क्या है, इंटरनल फेलियर क्या है, एक्सटर्नल फेलियर क्या है। ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि देर आर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पहले अलर्ट हो जाए, जो खर्चों की लाइन लगा देगा आपके सामने, कहेगा ये 10 खर्चे हुए हैं, चलो इन्हें क्लासिफाई करो। तो अगर आप इन्हें मजाक समझेंगे तो थोड़ी देर बाद ये आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। डायलॉग तो मार दिया हमने, ठीक है जी। आओ सर शुरू करते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, सर प्रिवेंशन कॉस्ट ये तो नाम ही ऐसा है, प्रिवेंट करने का खर्चा। क्या प्रिवेंट करने का खर्चा? सर पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करना, प्रोडक्ट सही बन जाए, यही इशारा है। कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रिवेंटिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस मे बी टर्म्स एज प्रिवेंशन कॉस्ट। कहते हैं ये वो खर्चे हैं जो इसलिए किए जाते हैं ताकि पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट सर्विस ना बने, रोक लगाने के लिए। These costs are incurred to avoid quality problems. They are planned and incurred before actual operation and are associated with design, implementation and maintenance of quality management. कहते हैं ये जो खर्चे हैं ये प्लान किए जाते हैं और इनकर किए जाते हैं एक्चुअल ऑपरेशन से पहले, मतलब प्रोडक्शन के दौरान नहीं होंगे, प्रिवेंशन कॉस्ट पहले हो जाएंगे। दे ट्राई टू कीप द फेलियर एंड अप्रेजल कॉस्ट टू अ मिनिमम। ये कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि फेलियर एंड अप्रेजल कॉस्ट भी मिनिमाइज की जा सके।
तो क्या क्या है ये एग्जाम्पल? क्वालिटी प्लानिंग, जिसमें क्रिएशन ऑफ प्लान फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन। जैसे कई आईजी फर्म्स हैं जो प्रोडक्शन यूनिट को असिस्ट करती हैं कि इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वालिटी प्रॉब्लम्स तो आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरा प्लान बना के देंगे कि काम कैसे करना चाहिए, ऑपरेशनल लेआउट आपका सही है कि नहीं वो भी चेक करके देंगे। तो क्वालिटी प्लानिंग का खर्चा आता है सबसे पहले प्रिवेंशन में। क्वालिटी एश्योरेंस, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी सिस्टम। अब जिस तरह हम इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई बी ग्रेड सी ग्रेड माल ना बने, सब ए ग्रेड बने, तो इसमें हमें कुछ अपने सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं इन हाउस चेकिंग करने के लिए कि ये इस तरह के स्कैनर यूज़ किए जाएंगे, ये यहाँ पे बार कोड्स यूज़ किए जाएंगे, फिर अंदर किसी तरह का कुछ इंसेक्ट ना चला जाए, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जो कंज्यूमर को परेशान करे। बोले कई तरह के सिस्टम बनाए जाते हैं। इस तरह हमें कहा जाता है ना कि प्रोडक्ट में 100 क्वालिटी चेक हुए हैं तब आप तक पहुंचे। जैसे एक गाड़ी है तो ऑब्वियस है गाड़ी असेंबल करने के बाद सीधा ट्रक पे नहीं चढ़ा दी जाती, कई तरह के क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर जब उस गाड़ी को ड्राइव करे उसे किसी तरह का इश्यू ना आए। तो जब आप वो चेकिंग्स करेंगे वो तो अप्रेजल कॉस्ट है, पर जब आप वो चेकिंग्स के बारे में सिस्टम बना रहे हैं कि ये चीज की जाएगी टू अश्योर द क्वालिटी, उसमें जो कॉस्ट इनकर हो रही है दैट इज द प्रिवेंशन कॉस्ट। सप्लायर इवेल्युएशन। अब सर देखिए हमारी जो क्वालिटी है वो सिर्फ हमारे पे तो डिपेंड करती नहीं है, क्योंकि जो भी कोई प्रोडक्ट बनना उसमें कई तरह के रॉ मटेरियल लगने, कई चीजें कंपोनेंट्स बाहर से लाके यहाँ असेंबल होने। तो हमें अपने सप्लायर की भी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि क्या वो वर्दी है, क्या वो हमें क्वालिटी रॉ मटेरियल दे सकता है, क्या उसका रॉ मटेरियल में लेवल है जो हम आगे यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? न्यू प्रोडक्ट रिव्यू। हम नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो एक बार रिव्यू लिया जाता है, चेकिंग करवाई जाती है क्लोज्ड में एम्प्लॉयज में कि तुम इसे यूज करो, तेरे बारे में बताओ क्या दिक्कत है। अब जैसे जियो था तो 2016 में तो ये पब्लिक के हाथ में भी आ गया था फ्री में, पर उससे थोड़ी देर पहले खबरें आ रही थी कि यदि टेस्टिंग रिलायंस के एम्प्लॉयज को देके की जा रही है। देन एरर प्रूफिंग। एरर प्रूफिंग क्या होता है सर? सर ये तो सीएस भी करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई बुक लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई किताब अपनी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें ना एक प्रोफेशनल होता है जिसे प्रूफ रीडर कहते हैं। वो बंदा अब हो सकता है इंग्लिश का एक्सपर्ट हो तो आपकी ग्रामर चेक करेगा ताकि इसमें कोई गलती तो नहीं। अगर आप लॉ रिलेटेड किताब लिख रहे हैं तो उस लॉ का एक्सपर्ट होगा तो पर पेज आपसे एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करेगा एरर प्रूफिंग करने का। प्रिवेंशन में भी हम यही चीज देख करेंगे कि एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो हम इस तरीके से बना रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें हमारी जहाँ गलतियां हैं वो बताएं, नहीं भी हैं तो भी हमें सर्टिफाई करें कि हाँ भी ये सही है। कैपेबिलिटी इवेल्युएशंस। अब जिस तरह मशीन्स हैं, टूल्स हैं, कई चीजें हैं, मोटर्स हैं, जिनके बारे में कहा जाता है उनके मैन्युफैक्चरर की तरफ से कि इतना लोड ये ले लेगी, इतने वोल्टेज पे भी ये चल लेगी, पर उन कैपेबिलिटीज की इवेल्युएशन करना भी जरूरी है ताकि टाइम आने पे फेलियर ना हो जाए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम मीटिंग्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉरपोरेट्स में सारा काम जो है वो टीम मीटिंग्स के जरिए ही चलता है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में जो टीम बिठाई है आपने, और नेचुरल है कि उसकी जो भी सैलरी रेमोनेशन जो भी बनती है, जितना टाइम वो इसी एक्टिविटी को देते हैं, वो प्रोवेंशन कॉस्ट में आएगी। देन देयर विल बी, अगर ये है तो इनकी एग्जिस्टेंस तभी है अगर ये काम करेंगे। मीटिंग्स में बैठ के ऑब्वियस है वो नए नए इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स लाएंगे, वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है वो हमारी कंपनी को बताएंगे और एक टारगेट देंगे कि अब हम भी ये करेंगे। देन क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग रिलेटेड कॉस्ट भी इसमें आएगी। डेवलपमेंट, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम्स। अब जिस तरह क्या होता है कि जैसे कोई नई चीज़ या नई टेक्निक आई है तो उसके बारे वर्कर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग मैनुअल्स बनाए जाते हैं, फिर नए बंदे को जब भी कभी आना है तो उसे वो रेफर किया जाता है कि आप इसे पढ़ें समझें इंस्ट्रक्टर से। तो इतना सारा खर्चा जड़ा है वो प्रिवेंशन में है। तो प्रिवेंशन में आपने देखा कि कुछ हम काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग भी, ऑपरेटिंग प्रोडक्शन कर रहे हैं उस वक्त नहीं हो रहा है ये सब प्लानिंग है कि कुछ ऐसे स्टेप्स जो पहले ही लिए जाएंगे या इम्प्रूवमेंट के तौर पे साथ साथ भी लिए जा सकते हैं, कि जिनका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि भाई नुकसान कम से कम हो और क्वालिटी बेटर से बेटर रहे। अब है अप्रेजल कॉस्ट।
अप्रेजल जिस तरह की नाम ही इंडिकेट कर देता है कि चेक करना, अप्रेज करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल जिस तरह वर्ड होता है कंपनियों में। द नीड ऑफ कंट्रोल इन प्रोडक्ट एंड सर्विस टू इंश्योर हाई क्वालिटी लेवल in all stages, conformance to quality standard and performance requirement is appraisal cost। कहता है जी हमें कंट्रोल की जरूरत प्रोडक्ट और सर्विसेज में हर स्टेजेस पे, और हमें ये देखना है कि जो हम ये चीज कर रहे हैं कि वेदर इट इज कन्फर्मिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। तो ये चीज जो इंश्योर करेगी कि ये चीज जो आपने बनाई है, जो स्टैंडर्ड सेट था उसके अकॉर्डिंग बनी है, उसे अप्रेजल कॉस्ट कहेंगे। तो इसमें आपके दिमाग में वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, इस तरह की चीजें आ रही, डेफिनेटली दे आर अप्रेजल। These are the costs associated with measuring and monitoring the activity related to quality। कहता है ये जड़े कॉस्ट हैं वो इसके साथ जुड़े हैं कि भाई जो हम क्वालिटी चाहते हैं लाना, क्या वो मिल रही है, मॉनिटर करना और मेजर करना। अप्रेजल कॉस्ट इनकर्ड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ कन्फर्मेंस टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट। मतलब जो हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਆਪਾਂ खरे उतर रहे हैं कि नहीं, कंफर्म कर पा रहे हैं उसे, वहां ये कॉस्ट आएगी। These costs are they are the costs associated with supplier and customer evaluation of purchase material, products, services to ensure they are as per the specification। दोनों कवर किए, सप्लायर मटेरियल के लिए, फिर उसके बाद ये जो अपने प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के एंगल से। मटेरियल भी वही खरीदना है जो स्पेसिफिकेशन कहती है, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस भी बिल्कुल वैसे ही चलने चाहिए जो उनके लिए स्पेसिफिकेशन सेट की गई है। अब सर किस तरह के एग्जांपल आप अप्रेजल कॉस्ट में ले सकते हैं? सर सबसे पहले है वेरिफिकेशन, जैसे चीजें बाहर से आ रही हैं, चेकिंग ऑफ इनकमिंग मटेरियल, प्रोसेस सेटअप एंड प्रोडक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशंस। इनकमिंग मटेरियल, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स को हमने स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट चेक करना है। तो इसमें जो भी खर्चा रहेगा चेक करने का ध्यान रखना, जब भी चेक करने का खर्चा कि ये चीज सही आ गई, कि ये चीज सही आ गई, ये चीज सही आ गई, सही बन गई, वो अप्रेजल है। जब आप कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि हाँ हम ऐसे काम करेंगे, ये नया मेथड सीखो, ये क्वालिटी वर्कशॉप लगेगी, ये सप्लायर को रिव्यू करेंगे, वो आप प्रिवेंट कर रहे हो ताकि कुछ गलत आ ना जाए। अप्रेजल काम हो चुका है, चीज आ चुकी है, उसे चेक करना है कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार है ये कि नहीं, ये अप्रेजल है। हो अगला वर्ड तो सर एक आर्टिकल कैसे भूल सकता, क्वालिटी ऑडिट्स। सर ये इंडिया में कई बार ऐसी एजेंसीज भी हैं जो क्वालिटी ऑडिट्स करती हैं, हॉस्पिटल्स के लिए भी करती हैं कई एजेंसीज, पर किसी में दम ही नहीं होता कि करवाए। या ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं हम फेक रिपोर्ट दे देंगे, आप क्वालिटी ऑडिट करा लो, उसमें बड़ी अच्छी रेटिंग दे देंगे आपको। क्वालिटी ऑडिट का मतलब क्या है? ये कंफर्म करना कि क्वालिटी सिस्टम इज फंक्शनिंग करेक्टली, कि क्वालिटी का जो सिस्टम है वो करेक्टली काम कर रहा है। जो सिस्टम्स आपने बना के दिए हैं इंश्योर करने के लिए कि सही क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट और सर्विस में। अब एक इंडिपेंडेंट टीम आनी चाहिए वैसे तो, जो ऑडिट करे, चेक करे, सरप्राइजिंगली चेक करे कि वेदर दिस सिस्टम इज वर्किंग और नॉट। सर जैसे एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है, कन्फर्मेंस कॉस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा, नहीं तो बंदे तो और ज़्यादा मर जाए अस्पतालों में अगर वो कन्फर्मेंस कॉस्ट पे ध्यान ना दे। अच्छे हॉस्पिटल का जो आपको कभी क्वालिटी ऑडिट का मौका मिले, क्योंकि कई बार मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइजिंगली करना होता है। कई चीज़ें होती हैं सर, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, वेंटिलेटर्स की लास्ट सर्विस कब हुई, ड्यू डेट पे हुई कि नहीं हुई, अगर ब्लड बैंक है उसके अंदर स्टॉक इन्वेंटरी वगैरह किस तरीके से मेंटेन्ड है, ओटी की जो मशीन है, ऑपरेशन थिएटर की जो मशीन है, लास्ट सर्विस कब हुई, क्योंकि प्रिवेंशन वालों ने रख दिया होगा कि ये चीज करनी है। अब अप्रेज करना है कि वेदर दोज थिंग्स आर बीइंग डन और नॉट। तो अगर ये सरप्राइजिंगली किया जाए, मैनेजमेंट अलाउ करे, तो इसमें कई कमियां दिखती हैं सर, और बहुत बड़ा रिस्क जिंदगी का इन्वॉल्व हो जाता है। सप्लायर रेटिंग, असेसिंग एंड अप्रूवल ऑफ सप्लायर फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर सप्लायर वहां भी आया था। सर वहां कुछ सप्लायर इवेल्युएशन थी, वहां आप इवेल्युएट कर रहे थे, यहाँ अब आप रेटिंग चेक कर रहे हैं। मतलब कि शायद अब आप, वहां तो आपने एक सिस्टम बनाया था कि इस तरह का सप्लायर हम रखेंगे,
अब अप्रेजल वाले चेक कर रहे हैं उसको कि क्या उसकी रेटिंग गिर तो नहीं गई। अगर रेटिंग गिर गई तो हमारी लिस्ट में से बाहर हो जाएगा। फिर सर बहुत आसान अप्रेजिंग में टेस्टिंग, चेकिंग, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, इन प्रोसेस या फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट। अब सर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कई चीज़ें इंटीग्रेट होकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो जो ड्यूरिंग प्रोसेस भी उनकी हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, फिर फाइनल टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। जब आप गाड़ी कोई नहीं खरीदते हैं उस पर एक स्टिकर लगा होता है, पीडीआई डन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन डन, टेस्टेड ओके, कई चीज़ों पे लिखा होता है। तो ये सारी वही चीज़ें अप्रेजल के अंदर आएगा ये खर्चा। देन फील्ड टेस्टिंग, मतलब एक्चुअल जो वर्क है वो सही चल रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस ऑडिट्स, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स। सर इनकी भी कैलिब्रेशन चेक करनी जरूरी है। जैसे आपका कोई मेजरिंग के लिए इक्विपमेंट्स रखी गई हैं जो वेट, हाइट या ऐसी चीज कुछ मेजर करती हैं प्रोडक्ट की, उनकी भी कैलिब्रेशन करनी जरूरी है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि वेदर दे आर वर्किंग राइटली और नॉट। ठीक है जी। क्योंकि अगर वही चीजें खुद अपने आप में ही खराब हैं तो फिर आगे तो क्वालिटी को काफी नुकसान दे सकती हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, सर पिछले दो, प्रिवेंशन और अप्रेजल, क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। वो क्या है सर? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब उनको अगर आप बढ़ावा दोगे, उन पे स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे, फोकस रखोगे, तो ये अगले दो कम होंगे। क्योंकि अब ये शुरू हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल। पहले आ रहा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, घर की बात इसे हम कहते हैं। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर एसोसिएटेड with the defects found before customer receive प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर तक प्रोडक्ट और सर्विस पहुंचने से पहले ये कॉस्ट इनकर हो जाती है, मतलब कि आपको दिखाई दे जाता है कि ये गलत बन गया। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू रेमेडी द डिफेक्ट्स डिस्कवर्ड बिफोर प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर्ड टू कस्टमर। मतलब ये वो खर्चा है जो गलती को सुधारने में होगा, और एक गलती कस्टमर को डिलीवर करने से पहले पकड़ी जाएगी। एटलीस्ट आपका नाम नहीं खराब होगा, बात बाहर नहीं जाएगी, खर्चा जरूर होगा। कहता है ये कॉस्ट कब होती है? दीज कॉस्ट अक्कर व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट एज पर द डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड दे आर डिटेक्टेड बिफोर दे आर ट्रांसफर टू कस्टमर। कहता है ये खर्चे तब होते हैं जब प्रोडक्ट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं बना, अभी कस्टमर तक नहीं गया, आपने पहले ही चेक कर लिया। सर एक वर्ड है फैक्ट्री सेकंड्स, वो भी यहीं से बनता। सर हम जितना मर्जी कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस इंकर कर लें, देयर विल बी देयर विल बी सम इंटरनल फेलियर्स, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। देयर विल बी सम इंटरनल फेलियर्स। अब दो तरीके हैं कि चीज अब ठीक नहीं बनी। पुराना एक फंक्शन है उसमें ठीक नहीं आ रहा, डिस्प्ले थोड़ा खराब है, ये बटन नहीं ठीक लगा, ये दिक्कत हो गई है। एक तो ये है कि उसे ठीक कर लें, उसमें जो खर्चा होगा उसे इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहेंगे। एक कई ब्रांड्स क्या कहते हैं कि भाई बहुत माइनर सा डिफेक्ट है, तो ठीक करने में टाइम क्या वेस्ट करना, फैक्ट्री सेकंड की तरह बेच देते हैं। मतलब अगर फर्स्ट ग्रेड वाला प्रोडक्ट 40,000 का बिकता है तो सेकंड वाला 30,000 का दे देते हैं। अब वो जो लॉस ऑफ मार्जिन हो रहा है ना, वो भी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। क्योंकि आप फैक्ट्री सेकंड की तरह क्यों बेच रहे हो? कि सर वो ए ग्रेड बना ही नहीं। अगर ए ग्रेड बनता तो आप पूरे पैसे लेते। बोलो समझ पा रहे हो? हाँ जी सर समझ पा रहे हैं। और सुनते हैं, दीज कॉस्ट आर दैट आर कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस नॉट कन्फर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट या कस्टमर स्लैश यूजर नीड्स। अच्छी बात फिर बार बार ये है, फाउंड बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टू एक्सटर्नल कस्टमर। डेफिशिएंसीज आर कॉज्ड बाय एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इनएफिशिएंसी इन प्रोसेसेस। कहते हैं ये जो कमियां आई हैं, यदि वजह होती है आपकी अपनी गलतियां, ठीक है, या इनएफिशिएंसीज। दे कुड इंक्लूड, अब क्या क्या इसमें आएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, एक लंबी लिस्ट यहाँ दी गई है ताकि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपके दिमाग में इस लिस्ट को पढ़ने से थोड़ा रहे कि हाँ भाई ये सब इंटरनल फेलियर है। वेस्ट, वेस्ट अक्कर व्हेन अननेसेसरी वर्क इज डन और होल्डिंग ऑफ स्टॉक एज अ रिजल्ट ऑफ एरर, पुअर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन। आर्टिकलशिप जो आप करते रहते हैं तो ऑफिस में भी कई बार गालियां आपने खाई होंगी वेस्ट के कारण। कई बार नया नया आर्टिकल होता है, अभी कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी होती है, तो सीए साहब कहते हैं जी प्रिंट निकाल लो, वो चक के कमांड दे देता सीधी, बोथ साइड प्रिंट निकालता ही नहीं, सिंगल सिंगल पेज पे 60 पेज निकाल के ले जाता।
सीए साहब तो गुस्से में, यार तेरा दिमाग खराब है, ये भी क्लाइंट को थोड़ा ना देने थे, ये रफ पे निकालने थे। या अगर रफ पे नहीं निकाले तो ओड इवन करके निकाल लेता भाई, एक ही पेज पे 60 पेज फूक दिए, 30 लगने थे यहाँ तो, क्योंकि आगे पीछे निकालने के लिए सिस्टम है हमारे यहाँ तो। फिर वो आपको अपना क्वालिटी सिस्टम थोड़ा समझा देते हैं कि इस तरह का वेस्ट टॉलरेट नहीं होगा भाई, रफ पेजेस पे प्रिंट निकला करेगा। तो वेस्ट कब होगा, जब कोई अननेसेसरी काम किया गया है या कोई स्टॉक आपको रखना पड़ रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ एरर, पुअर कम्युनिकेशन, और ये सब सीए के ऑफिस में आपने देखा है। स्क्रैप, डिफेक्टिव प्रोडक्ट और मटेरियल दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यूज्ड और सोल्ड। स्क्रैप तो कहेंगे उसे जो फेंकने लायक है। कहते हैं ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट या मटेरियल है जिसको ना ही आप ठीक करवा सकते हैं, ना ही आपके काम आना, ना ही कोई बेच के खास पैसे मिलने। रीवर्क और रेक्टिवेशन का मतलब क्या है? सर ये दोबारा काम करने को कहते हैं इसे। सीए के दफ्तर में बच्चों ने ये भी बहुत किया है। देन द वर्क नीड टू बी रेक्टिफाइड फॉर डिफेक्टिव मटेरियल और एरर। फेलियर एनालिसिस, एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द कॉजेज ऑफ इंटरनल और प्रोडक्ट और सर्विस फेलियर। ये सर सबसे उलझाने वाला है। कई बार ना चीज खराब तो बन गई और पता है वो चल नहीं रही ठीक से, अब उसमें दिक्कत क्या है वो पता करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक दिक्कत ठीक नहीं पता चलेगी तब तक ठीक कैसे होगा। तो फेलियर एनालिसिस कॉस्ट। फिर ऑल काइंड ऑफ डिलेज, और कभी कभी रीडिजाइनिंग करनी पड़ रही है, शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। फेलियर एनालिसिस के अंदर जो आपका टाइम और लग रहा है, रीटेस्टिंग करनी पड़ रही है, डाउन ग्रेडिंग हो रही है, डाउन टाइम आ रहा है, मशीनें हैं, सब कुछ है, लाइट गई हुई है, मशीनें चल नहीं रही हैं, सर्विस नहीं कराते ठीक टाइम पे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये सारा जो है वो इंटरनल फेलियर। सर देखिए ऐसा है, रीवर्क और रेक्टिवेशन ये बिल्कुल बच सकता था अगर आपने प्रिवेंशन और अप्रेजल पे थोड़ा खर्चा किया होता। पहली बात तो प्रिवेंशन पे, क्योंकि प्रिवेंशन बैकबोन है। प्रिवेंशन ने नए नए सिस्टम, नए नए ट्रेनिंग ये सब करके देनी है। अप्रेजल ने तो चेक ही करना है कि वो ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में प्रिवेंशन फंक्शन पे थोड़ा फोकस करें तो आप इससे बच सकते हैं। ये सारे स्क्रैप, वेस्ट, डिलेज, हर चीज मैनेज हो सकती है। अब आता है एक्सटर्नल फेलियर। सर एक्सटर्नल फेलियर बहुत बुरा है। इससे लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ मार्केट शेयर सब होगा, क्योंकि बात अब कस्टमर तक पहुंचने वाली है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड टू मेडिकेट द डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर। मेडिकेट समझ रहे हो ना, दवाई लगाना। These costs occur when the product or service that fail to reach the design quality or standard are not detected। अब प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बना नहीं, पर आपको पता नहीं चला और पहुंच गया कस्टमर तक। अब दिक्कत आएगी सर, कस्टमर कंप्लेंट करेगा। until after transfer to the customer, after product or service is delivered then the defect is found, it is an external failure cost। इतना ध्यान रखें बस इसके लिए कि जब प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर हो गया और फिर आपको डिफेक्ट का ज्ञान हुआ, कस्टमर ने ज्ञान करवाया क्योंकि उसने पैसे खर्चे हैं भाई, तो वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। फर्दर एक्सटर्नल फेलियर आर द कॉस्ट दैट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज फाउंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर विच लीड्स टू द कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। खुद याद करें कितने शौक से पैसे इकट्ठे कर करके आपने कोई चीज अमेजोन से मंगवाई या लोकल मार्केट से खरीदी, देखने में बिल्कुल वही जो आपको चाहिए था, 2 दिन काम करने के बाद दिक्कत आने लगे, मूड खराब हो जाता है, ऊपर से घर वालों से जो डांट पड़ती है वो लग गया, फिर कस्टमर केयर के चक्कर शुरू, सर आप पैक करके रख दीजिए, बंदा आएगा वो ले जाएगा। फिर मम्मी को बताओ जाते हुए, मम्मा ये वो आएगा, अच्छा मैं तो पहले ही कहती सी इथों लोकल खरीद लै, तन्नू ही पई सी मंगवाउण दी। तो कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन तो मैं बता नहीं सकता कितनी ज्यादा होती है, कि कितनी गालियां निकालता कस्टमर आपको अंदर ही अंदर से। अब आपने जो रिप्लेस करके दे भी दिया ना उसका प्रोडक्ट, किसी दूसरे को जल्दी रिकमेंड नहीं करने वाला आपका। इसलिए एक्सटर्नल फेलियर तो सर ब्रांड को खराब कर देगा। अब इसमें क्या क्या खर्चे जुड़े हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड रिपेयर एंड सर्विसिंग कॉस्ट। बिल्कुल जी, अब वो वापस करेगा तो ठीक करके तो देना ही है। और बोथ द प्रोडक्ट दैट हैव बीन रिटर्न्ड बाय कस्टमर और विच आर सर्विस्ड एट द कस्टमर प्लेस। सर इसमें कहता है जी आपका
दोनों चीज़ें हैं कि जो उसने वापस कर दिया या आपने वहाँ बंदा भेजा है कि हाँ जी आपको इन हाउस वारंटी दे देते हैं, ऑन साइट वारंटी जिसे कहते हैं, तो बंदा यहीं आके ठीक करेगा। फिर उसके बाद कहते हैं वारंटी क्लेम्स, फेल्ड प्रोडक्ट दैट आर रिप्लेस्ड और सर्विसेज दैट आर रिफॉर्म्ड रीपरफॉर्म्ड अंडर ए गारंटी। वारंटी क्लेम्स हर ब्रांड में एक बहुत बड़ा खर्चा, और जब आप बड़े लेवल पे कॉस्टिंग करते हैं तो वारंटी क्लेम्स का खर्चा ये प्राइस फिक्स करते होते ही डाल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन रख लेते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी कर लेते हैं कि भाई ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो वारंटी क्लेम्स भी एक्सटर्नल फेलियर के अंदर ही आएंगे। वारंटी क्लेम कब राइज होगा? जब कस्टमर रिपोर्ट करेगा चीज़ सही नहीं है, फिर उसे रेक्टिफाई करके देंगे। कंप्लेंट्स कॉस्ट, ऑल द वर्क्स एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद हैंडलिंग एंड सर्विसिंग द कस्टमर कंप्लेंट। कस्टमर केयर सेंटर बनाए जाते हैं डेडिकेटेड इसी चीज़ के लिए कि कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं उसकी सारी रिकॉर्डिंग हो सके, उसे आश्वासन दिया जा सके कि नहीं जी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आप बने रहिए, तो इस सब में जो भी खर्चा होना है वो यहीं आना। रिटर्न्स, हैंडलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजेक्टेड या रिकॉल्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कहता अब रिटर्न्स हैं तो उसमें वापसी आप तक लाना, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। फिर इन्वेस्टिगेट करना कि कस्टमर ने जो कहा वो सच है कि नहीं, फिर उसको सारा जो भी है मैनेज करने का खर्चा। देन कंप्लेंट्स दोबारा लिख दिया, दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपेयरिंग गुड्स एंड रीडूइंग द सर्विसेज वारंटीज। हाँ यार ये जो रिपीट है ना ये हो गया, रिपेयर रिपेयर होगी, वारंटी क्लेम भी हो गया। लॉस ड्यू टू द सेल रिडक्शन ये सही है, लॉस ऑफ मार्केट शेयर। इसको कई बार क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि अगर एक पीस खराब निकलता है कस्टमर के हाथ में तो हमारा कितना नुकसान हो गया, कितना मतलब कि अब हमारे को फ्यूचर में कस्टमर कम मिलेगा इस हरकत के कारण। फिर ये तो डिपेंड करता है कि अब वो कस्टमर आपको कहाँ तक ले जाता। ये तो कह जा बंदा है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो लोग उसे फॉलो करते हैं और ये सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट की फोटो खींच के डाल देता, साथ में कंप्लेंट नंबर भी दिखा देता है कि 15 दिन हो गए कुछ किया ही नहीं। फिर तो सर बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आजकल चीजें वायरल हो जाती हैं, आजकल चीजें वायरल हो जाती हैं। फिर अगर वो ऐसा बंदा है कि जिसको आपने बहुत टेक्ट से हैंडल कर लिया, प्रोडक्ट को रिप्लेस भी कर दिया, और वो सोशली भी इतना एक्टिव भी नहीं है, या वो ऐसे सोच रहा है कि चलो ठीक है यार गलती हो गई, तो उसके बाद उन्होंने ठीक करके दिया है सारा, अब मैं बजाऊं बार बार ढिंढोरा पीटूं तो ठीक नहीं है। या तो मेरी सुनवाई ना हुई हो तो बात अलग है, या मुझे हरास किया गया हो बहुत लंबे समय के लिए, पर इन टाइम रिप्लेसमेंट दे दिए तो शायद ये कम हो। इसलिए ये पता लगा पाना कि एक यूनिट के रिजेक्शन से, एक यूनिट के रिटर्न से कितना मार्केट शेयर खराब होता है, आसान काम नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हैंडल द केस। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को दोबारा लिखा गया है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आएगा इसमें, जिसमें प्रिवेंशन अप्रेजल है। कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल आएगा जिसमें इंटरनल थे एक्सटर्नल फेलियर है। तो ये सारी चीजें हमने ध्यान रखनी है। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक प्रैक्टिकल भी आ रहा है जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा, फिर थ्योरी फिर अपना बैलेंस बनाएगी। इस तरीके से काम आगे आगे चलता जाएगा। सुनते हैं। कहता है इन सिंपलेस्ट फॉर्म सीओ क्यू मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आवर्स और डेज। पर ऐसा होता नहीं है, बेटर अप्रोच मनी है, will be to calculate in terms of money, converting the effort into money and adding any other tangible cost like test setup environment, test environment setup, ये सारा। Best percentage will be to calculate the COQ as a percentage of total cost। कहता बेस्ट अप्रोच ये होगी, परसेंटेज बोल गया था, कि अगर आप COQ को एज ए परसेंटेज ऑफ TC एस्टेब्लिश करें, वो छोड़ो, इसके हर कंपोनेंट को निकाल लो एज ए परसेंटेज। उससे पता चलेगा कि जब आप प्रिवेंशन वाले एंड पे थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी सब नीचे आने शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंशन अप्रेजल पे जो थोड़ा फोकस करते हैं ना ज्यादा, तो आप ये फेलियर कॉस्ट की परसेंटेज नीचे जाती देखेंगे। कहता है ऐसा करने से दिस अलाउज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ COQ अक्रॉस प्रोजेक्ट्स और कंपनीज, मतलब कि फिर इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल है। टू इंश्योर impartiality, an external person, say accountant, must determine the cost of quality of project or product rather than a person who is a core member.
सर ये कह रहा है कि अगर आप कॉस्ट और क्वालिटी को सही निकालना चाहते हैं तो उसमें एक इम्पार्शियल बंदा होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, मतलब कि दैट पर्सन शुड नॉट बी समवन फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम इटसेल्फ हु इज हैंडलिंग द अकाउंट्स, हु इज कंसर्न्ड विद कि यार हमें बजट इतना मिला था, हमने तो इतने में निपटाना है, तो अब मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके दिखा देता हूँ।